और अब चर्चा कर लेते हैं बजट 2024 की। बजट की कॉपी संसद भवन लाई गई है। संसद भवन खुद निर्मला सीतारमण भी पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद आप तस्वीरें देखेंगे जब संसद भवन में पेश होगा अंतरिम बजट 2024। अब अंतरिम बजट डिजिटल तरीके से पेश होना है। आप ये जानते हैं कि ये जो सिलसिला है मोदी सरकार के अंदर ही शुरू हुआ था और अब एक बार फिर से वो झलक डिजिटल इंडिया की आपके सामने होगी, जिसमें निर्मला सीतारमण इस बार भी दस्तावेजों के जरिए नहीं बल्कि टैबलेट के जरिए डिजिटल तरीके से अंतरिम बजट पेश करते हुए नजर आने वाली है। कैबिनेट बैठक में बजट को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। इंतजार महज इस बात का है कि संसद भवन जैसे ही निर्मला सीतारमण पहुंचे उसके बाद सीधे बजट पढ़ना वो शुरू करें। तो तमाम ऐसी चीजें जो फिलहाल हम देख रहे हैं, संभावित तौर पर यह माना जा रहा है कि ये जो चीजें हैं वो रखी जाएंगी बजट में। जैसे किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को 12,000 रुपए देने की बात हो, किसान महिलाओं को सम्मान निधि के तौर पर। साथ ही साथ चुनावी बजट जब विपक्ष से कहता है तब आप ये समझिए कि अंतरिम है, लेकिन पूर्ण बजट पेश करने का दावा भी प्रधानमंत्री कल ही कर चुके हैं। तो ये तमाम चीजें जो बताती हैं कि सरकार में कॉन्फिडेंस भी भरपूर है कि पूर्ण बजट पेश करने वाले भी कोई और नहीं होंगे, मोदी सरकार के ही लोग होंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव में जीत का दावा बातों ही बातों में कल प्रधानमंत्री कर चुके हैं। हालांकि आज के अंतरिम बजट को लेकर चर्चा, कौन कौन से खास प्रावधान शामिल किए जाते हैं इस पर चर्चा जरूर रहेगी। ग्रोथ को लेकर बात जरूर करेंगी निर्मला सीतारमण, क्योंकि कल राष्ट्रपति का अभिभाषण अगर आपने सुना हो तो तमाम चीजें जो उपलब्धियों के तौर पर मोदी सरकार की गिनाई गई राष्ट्रपति की तरफ से। और पहली बार वो ऐतिहासिक तस्वीरें आपने देखी जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण नई संसद में आपने देखा। सिंगल आगे लिए चलते हुए कुछ व्यक्ति आपको नजर आ रहे, उसके पीछे ठीक थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए। निर्मला सीतारमण सबसे पहले मंत्रालय में दाखिल होती हैं, उसके बाद जिन लोगों ने इस बजट को प्रिपेयर किया है उस टीम के साथ फोटो सेशन हुआ और हाथ में आप जो देख रहे हैं वो है अंतरिम बजट 2024। पहले बहुत सारे दस्तावेज लाने होते थे और इसलिए पूरी ब्रीफकेस आती थी, लेकिन अब चूंकि डिजिटल इंडिया की झलक पेश कर रही है मोदी सरकार तो इसलिए टैबलेट के जरिए डिजिटली बजट पेश होना है। तमाम चीजें और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि इस बजट को लेकर कौन कौन से खास प्रावधान आज शामिल किए जा सकते हैं। कुछ खास मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दूं, नितेश जोशी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ तय जुड़े, सहयोगी है हमारे, अल्पना श्रीवास्तव, और अर्थशास्त्री के तौर पर हम समझेंगे कि क्या कुछ वो रखती हैं अपने अंदर विचार अंतरिम बजट को लेकर। पहले शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, चर्चाएं हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी निरंतर सामने आ रही हैं और कुछ खास उम्मीदें मध्य प्रदेश के लोगों की भी जुड़ी हुई हैं इस बजट से, बताइएगा उस सब। बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों को भी खास उम्मीदें इस बजट से। क्या उम्मीदें, हम सीधे लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की उम्मीदें इस बजट से आप आ गई हैं। बजट में आज की डेट में हम सारे लोग जितने भी हैं सभी लोगों को शिक्षा का और स्वास्थ्य का, दो चीज़ों में हम लोग को प्रयोग चाहिए, क्योंकि आज की डेट में शिक्षा सबसे ज़्यादा महंगी होती जा रही है और लोगों को एक्चुअली बच्चों को पढ़ाना मतलब बोले तो आज बहुत मुश्किल है। और बच्चों के लिए और स्वास्थ्य के लिए, लोगों मिडिल क्लास आदमी के लिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा पैसा जो जाता है वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा जाता है। आपको क्या लगता है सर, क्या कुछ राहत मिलनी चाहिए? बिल्कुल राहत मिलनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है इस समय सरकार को ध्यान देना। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइए कि क्या उम्मीदें बजट से? पहले तो ये महंगाई कम होनी चाहिए। पेट्रोल, गैस जो आम आदमी के, जो आम मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़्यादा जो नुकसानदायक हो रही है उसे दूर होना चाहिए। उसको दूर करने के लिए कोई जवाब आना चाहिए। दूसरा, उसका प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए फंड्स का। जो इम्प्रॉपर इधर उधर के खर्चे में और बेकार के जो है परंपरागत उसमें जो है बर्बाद करते हैं जो रेवेन्यू को,
उसको उस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं सर, किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि देखिए बजट के साथ साथ रेल बजट भी आता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो छूट मिलती थी वो खत्म कर दी, क्या उम्मीद है इस बार मिल पाएगा क्या? मिलना चाहिए, पेंशनर्स के लिए तो छूट मिलनी ही चाहिए, और जो इनकम टैक्स वगैरह लगता है पेंशनर पर नहीं होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं सर, कामकाजी लोग हैं, टैक्स स्लैब में छूट चाहते हैं, किस तरह की आप उम्मीद रखते हैं इस बजट से? देखिए टैक्स में तो हम चाहते ही हैं कि टैक्स में भी छूट मिले, साथ ही साथ जैसा शिक्षा का बोला है और दूसरा सीनियर सिटीजन का, अभी जैसे कि सर ने बताया कि सीनियर सिटीजन को अभी पूरा ख़त्म कर दिया गया, तो सीनियर सिटीजन को जो यात्रा कहीं जाते हैं तो उनमें कुछ रियायत उनको मिलनी चाहिए। तो दूसरा ये है कि बेसिक स्किल की बात कहूँगा कि बेसिक स्किल के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, उसमें भी कुछ रियायत देनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्किल डेवलप हो और ज़्यादा अच्छे से वो वर्क करें, उतनी तेज़ी से और उतने मतलब जो टेक्नोलॉजी के साथ में वो रिलेटेड कर पाएँ। क्योंकि और भी कुछ लोग हैं सर, क्या उम्मीद है? मेरी 3 डिमांड है। एक तो सरकार जो फ्रीबीज देती है ना, फ्रीबीज बंद करे, किसी भी तरीके से फ्रीबीज बंद होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे काम हो रहे हैं, काम होते रहना चाहिए, माने ज़रूरत से ज़्यादा सबको मिल रहा है, अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन फ्रीबीज का जो मैटर है ना वो एकदम बंद होना चाहिए। और सरकार कहीं ना कहीं आरक्षण की बात भी देखे, आरक्षण उनको दो जो नीडी पर्सन है, जातिगत आधारित आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेरे 2-3 डिमांड है। देखिए बिल्कुल तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। युवा होने के नाते क्या बजट से उम्मीद है आपकी? मैं जैसा कि सर ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इस हिसाब की इंडस्ट्रीज़ आना चाहिए एमपी के अंदर, जो कि बहुत इंडस्ट्रीज़ के नाम पर मध्य प्रदेश में ना के बराबर है। और जो कि सर ने बोला कि टैक्स रिबेट थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हर वर्ग की राय हमने सुनी है। शैलेंद्र बातचीत जारी रखिएगा और बीच बीच में आपसे हम लेंगे भी, इंटरेक्शन करेंगे आम जनता से, क्या कुछ चाहते हैं। नितेश जोशी जी के पास सबसे पहले चलते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंट के तौर पर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि नितेश जी आपका इस कॉन्वर्सेशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जो टैक्टिक्स होते हैं वो शायद आम लोगों के लिए, हमारे लिए भी समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आसान भाषा में समझना चाहेंगे, जिस तरह से भारत को कहा जाता है कि ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत हैंडल करता है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों के बीच रिलेशन भी समझाइएगा, और आज अंतरिम बजट को किस प्रकार रूपरेखा में आप देखते हैं, समझाइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आज माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी सरकार का अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं, क्योंकि इस साल लोकसभा के भी चुनाव हैं, तो ये बजट जो है अंतरिम बजट कहलाता है। और क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है और अभी पूरी वैश्विक जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन पूरे विश्व की नज़रें जो हैं वो भारत की तरफ हैं। पिछले बजट में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो सरकार का फोकस था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ बहुत ज़्यादा था, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हुए या मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडीज़ हुई। तो इस बार भी ये जो बजट है, चूंकि चुनाव भी हैं, तो ये लोक लुभावन बजट हो सकता है। सैलरी क्लास के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं, जैसे कि एटीसी में अगर जो लिमिट 1.5 लाख की है उसे बढ़ा के 2 लाख किया जा सकता है, या स्लैब रेट में कुछ चेंजेस की उम्मीद की जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नितेश जी को लगता है कि इस अंतरिम बजट में जरूर शामिल होंगे। और चूंकि इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि चुनावी बजट जिसे कहा जाता है, इसलिए इंटरिम बजट का टाइटल दिया गया है। इस पर हम अल्पना जी से भी समझ लेते हैं। अल्पना जी अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़ रही हैं और मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र को अगर समझना हो तो एक महारथी की जरूरत होती है, और वो हम आपके लिए आज लेकर आए। अल्पना जी समझ आइएगा, चूंकि अंतरिम बजट कहा जा रहा है, पूर्ण बजट का इंतजार है, लेकिन उससे पहले कुछ क्लॉजेस जो लगता है कि लोक लुभावने होंगे, आपको भी लगता है उसमें शामिल होंगे? अल्पना जी की आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे हम बातचीत करने की दोबारा से उनसे। यस, जैसे कि ये इंटरिम बजट है और कहा भी जा रहा है चुनावी बजट है, तो इसमें फोकस रहेगा किसान, महिला सशक्तिकरण, तीसरी चीज होगी मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो इन चारों को समाहित करके कुछ उपलब्धियां देखने को मिलेंगी इस बजट की। और अगर बड़े पैमाने पे बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बजट में भी हमें बूस्ट करना ही पड़ेगा, इकोनॉमी को अगर सधाए रखना है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन में भी भारत बहुत अच्छा कर रहा है।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर हम करेंगे तो वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें सरकार को थोड़ा सा डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, गुड गवर्नेंस की बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं तो गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे थोड़ा लैग कर रहे हैं। तो आने वाला जो बजट है उसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारी होगी कि हम किसानों की बात सबसे ज़्यादा करेंगे। उनकी हो सकता है सम्मान निधि में कुछ बढ़ावा देखने को मिले, और विमेन से जुड़ी जो सम्मान निधि है शायद उसमें उससे भी ज़्यादा बढ़ावा हो। कुछ इंसेंटिव्स मिडिल क्लास को दिए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ टैक्स डिडक्शंस की हो सकता है, जैसे कि अभी सीए साहब ने कहा कि ये सेक्शन में बढ़ाया और घटाया जा सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास काफ़ी अरसे से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। तो चुनावी बजट में हो सकता है इस चीज़ को रखा जाए। फिर हमारा रियल सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर में भी बात अगर देखी जाए उसको अगर बूस्ट करना है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात भी आ रही है। इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल है, इसलिए देखिए बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी उस विषय पे हम लोग चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, चूंकि इस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने जनता के रिएक्शन के दौरान भी सुनी है कि कैसे उन चीज़ों को हैंडल करती है सरकार, यही देखने वाली बात होती है। और इसी के चलते अंतरिम बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आपको ये बताना होता है कि आपकी सरकार ने क्या किया, आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, पूर्ण बजट के लिहाज से भी। नितेश जी, एक और बात समझाइएगा, चूंकि टैक्स स्लैब का जिक्र हुआ है, बीते फाइनेंशियल ईयर में भी इसका जिक्र काफी था क्योंकि बहुत अच्छी खासी राहत दी गई, 7 लाख तक की दी गई, बट अब ये भी डिमांड है कि 8 लाख तक छूट होनी चाहिए। पॉसिबल हो पाएगा क्या अगर इस तरह के आंकड़े आप देखें तो? बिल्कुल, जिस तरह से अगर आप देख रहे हैं जो ज्यादा बड़ा सैलरी का ग्रुप है वो 10 लाख तक रुपए में आता है। मतलब आप समझें 10 लाख से ऊपर जिनकी सैलरी है और 10 लाख से नीचे जिनकी सैलरी है, तो 10 लाख से नीचे वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि हमें एक थोड़ा सा बेनिफिट मिले इसमें, तो सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि वो 8 लाख तक होगा। चूँकि नई स्कीम और ओल्ड स्कीम दोनों अभी लागू हैं, दोनों चल रही हैं, तो हो सकता है कि सरकार जो है नई स्कीम में इस चीज़ को बढ़ाए। ठीक है, यानी कि टैक्स स्लैब में जरूर राहत का जो आसरा है वो जरूर देते हुए नजर आते हैं नितेश जी। लेकिन अब ये देखने वाली बात कि अंतरिम बजट में राहत देगी, क्लॉज को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। अल्पना जी, एक और जिक्र था, उसके बाद मैं शैलेंद्र के पास जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आम जनता के मन में है, समझना जरूरी है। अल्पना जी, फ्रीबीज का जिक्र कर रहे हैं लोग कि जितना पैसा फ्रीबीज में खर्च होता है उससे अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जिनको जरूरत हो उनको पैसा दिया जाना चाहिए, ना कि चुनावी तौर पर। अल्पना जी, इससे कुछ भी नहीं हासिल होगा, सरकार के खर्चे ही बस बढ़ते हैं फ्रीबीज से। लेकिन फिर ये चुनावी बजट है तो हम मान के चलेंगे कि फ्रीबीज दी ही जाएंगी इस बजट में, भले ही चुनावी खर्चा कितना भी बढ़ जाए, लेकिन चुनाव है तो फ्रीबीज की बात आएगी। और अब देख रहे हैं कि इस सरकार में जिस तरह से उज्ज्वला योजना अपनी आई है और घर दिया गया है, अब बात कर रहे हैं घर घर सोलर की भी, तो इस तरह की चीजें जो दी जा रही हैं वो गरीबों को दी जा रही हैं और उसमें कोई आरक्षण नहीं है, तबके की बात नहीं है। तो अगर ये सही और सुचारू रूप से उन गरीबों तक पहुंचता है तो ये समान रूप से बहुत अच्छी बात है समाज के लिए, क्योंकि इनइक्वालिटी काफी बढ़ती जा रही है समाज में। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ज्यादातर वेल्थ हमारी 1% के पास सीमित है। तो फ्रीबीज देना किसी भी सरकार के लिए इसलिए हो जाता है कि वो इस इनकम इनइक्वालिटी को रैशनलाइज करना चाहती है। तो इस इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि हमारा सोशलिस्ट कंट्री है तो हम अमीर को अमीर नहीं रहने दे सकते और गरीब को गरीब नहीं रहने दे सकते, तो फ्रीबीज बीच में आती है इन चीजों को बैलेंस करने के लिए। अब इस चीज को बैलेंस करना जरूरी है और आगे आप समझाइएगा अल्पना जी कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो चला है, मैं लौटूंगी, सभी मेहमान आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेगा। बजट पर चर्चा निरंतर जारी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त फौरन लौट।